ये सिर्फ कॉलर्स पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। लीबिया के नए वजीर सनत हसन अल दरोई को नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नए वजीर सनत सिर्त के दौरे पर थे जब उन पर यह हमला किया गया। हमलावरों की तलाश जारी है। हसन अल दरोई नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल के रुकन भी थे। कोलंबिया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में 5 अफराद मारे गए हैं। जराये के मुताबिक ये एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर था जो फौजी मिशन पर था। यह हादसा बगोटा से 300 किलोमीटर शुमाल मशरिक में पेश आया। हादसे की वजूहात का फिलहाल अभी पता नहीं चल सका है। मिस्र में मोहम्मद मुर्सी को इक़्तिदार से बेदखल करने में अहम किरदार अदा करने वाले फौजी सरबराह अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने मुल्क के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का इशारा दिया है। मिस्र के सरकारी अखबार अल एहराम के मुताबिक फत्ताह अल सीसी ने एक तकरीब के दौरान कहा कि अगर मुल्क के अवाम इन्हें बतौर सदर मुमलिकत देखना चाहते हैं और फौज से भी इन्हें इसकी इजाजत मिलती है तो वो सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर मिस्र के फौजी सरबराह ने 14 और 15 जनवरी को आइन पर मुनक़िद होने वाले रेफरेंडम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अवाम से अपील की है। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर रवाना हो गई है। टीम इंडिया न्यूजीलैंड में 5 वनडे और 2 टेस्ट खेलेगी। जनूबी अफ्रीका में मिली शिकस्त को धोनी एंड कंपनी पीछे छोड़कर नए साल में नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगी। वहीं न्यूजीलैंड ने घरेलू सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छा मुजाहरा किया और उसके हौसले बुलंद हैं। दौरे पर रवाना होने से कबल कप्तान धोनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीम एक यूनिट की तरह खेल रही है और इस दौरे में नौजवान खिलाड़ियों को अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। पहला वनडे 19 जनवरी को नेपियर में खेला जाएगा। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान कपिल देव को क्रिकेट के मैदान में नुमायां खिदमात अंजाम देने पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। मुंबई में मुनक़िदा एक तकरीब में बीसीसीआई ने कपिल देव को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अता किया। कपिल देव 1983 में आलमी कप जीतने वाली टीम के कप्तान थे और उनके नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। कपिल देव 21वें हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। कपिल देव का शुमार टीम इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडरों में होता है। कपिल देव पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट मैचों में 5000 रन के अलावा 400 विकेटें हासिल की। बीसीसीआई की सालाना अवार्ड तकरीब में टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी शरीक थे। इस मौके पर कपिल देव और धोनी ने अपनी अपनी क़यादत में हासिल करदा वर्ल्ड कप ट्रॉफियां एक दूसरे के हवाले की। कल मुनक़िदा तकरीब में कपिल देव के अलावा स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को भी पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया। गुज़िश्ता सीजन में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अश्विन को ये एजाज दिया गया। अश्विन ने साल 2012-13 में 8 टेस्ट मैचों में 43 विकेटें हासिल की और 263 रन भी बनाए। इसके अलावा 18 वनडे इंटरनेशनल में 24 और 4 टी20 इंटरनेशनल्स में 3 विकेटें हासिल की। गुज़िश्ता साल विराट कोहली ने पॉली उमरीगर अवार्ड हासिल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
मेलबर्न वनडे में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 270 रनों का निशाना रखा है। बैलेंस के 79 और मॉर्गन के 50 रनों की बारियों की बदौलत इंग्लैंड मुसाबकती स्कोर ऑस्ट्रेलिया के सामने रख पाने में कामयाब हुआ। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैके ने 3 विकेट लिए। उधर ताजा खबरें मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी विकेट के 98 रन बना लिए हैं। पटना में सीआरडीडीपी और राब्ता कमेटी के जेर एहतमाम मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में चलाई जा रही फ्लाई स्कीमों का जायजा लिया गया। 8 साल पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हुकूमत के सामने पेश की गई थी, लेकिन उस पर बहस आज भी जारी है। अबू सालेह शरीफ उस कमेटी के अहम मेंबर थे। आज की कॉन्फ्रेंस में अबू सालेह ने कहा कि मुसलमानों की फलाह के लिए चलाई जा रही ज्यादातर स्कीमें जमीन पर उतरने से खासिर है। अब घर में जाओ तो कास्ट रिलीजन कलेक्ट करते हैं, मगर जब मुसलमान के घर जाते हैं तो कास्ट का क्वेश्चन गायब। जहां मुसलमान होता है उसको दलित बोलने का हक नहीं है इस कंट्री में। कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के कई अहम मसलों को मंजर आम पर लाने की कोशिश की गई। हमने ये देखा है कि जब तक मुसलमान अपने गांव में, अपने गलियों में, अपने मोहल्लों में जुड़ता नहीं है, तब तक हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारा वेलफेयर, हमारा एजुकेशन और हमारी सिक्योरिटी इंप्रूव नहीं हो सकती। अबू सालेह शरीफ ने लोगों से पंचायत में अपनी हिस्सेदारी को यकीनी बनाने की मांग करने पर जोर दिया है। उधर दानिश्वरों ने कहा कि मुल्क के मुस्लिम अवाम को इख्तिलाफात और तफरीक में बांटने की साजिश की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा डिमांड हमने आपके पास लाया है और इसके ऊपर आप जरूर तवज्जो करें। आप अपने एमपी एमएलए के लिए भी लड़ लें, मगर ये चीज को भी मांग के वो मांगे तो उसका फायदा होगा। सिर्फ वो मांगेंगे, ये नहीं मांगेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये मेरी इल्तिजा है। सबसे पहली चीज है एजुकेशन, हेल्थ और यूनिटी। शरीफ साहब भी आज बोले, अगर आपका वजन है तो आपकी यूनिटी की वजह से, और इसको अगर तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उस पर बड़ी एक प्लान महम है कैसे इसको तोड़ा जाए, तो जहां ये टूट जाती है तो फिर आप की साख और कमजोर हो जाएगी। कॉन्फ्रेंस में ये बात भी उठाई गई कि यूनिवर्सिटी मांगने के बजाय लोग स्कूलें कायम करें। दानिश्वरों ने कहा कि स्कूल की सतह पर मुस्लिम समाज की पहुंच नाम के बराबर है। ऐसे में आला तालीम के मसले को समझा जा सकता है। ईटीवी न्यूज, पटना। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में टोल बूथों को तोड़ फोड़ के जरिए नुकसान पहुंचाया गया। यही नहीं बल्कि करीब के शाहराह और सड़कों पर भी हंगामा आराई की गई। बताया जाता है कि टोल की वसूली को लेकर तनाजा पैदा हो गया था, जिसके बाद ये तोड़ फोड़ मचाई गई। टोल बूथों पर हमले के लिए शिवसेना वर्करों को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। शिवसेना ने इस मामले में कल कोल्हापुर में बंद की भी कॉल दी है। खबरनामे में फिलहाल लेते हैं। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।
मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल में। आज हम बात करेंगे मुल्क का अगला वजीर आजम कौन होगा। बात नई नहीं है, चर्चा नई नहीं होगी, लेकिन इस तरह के सवाल जो हैं अभी से उठना शुरू हो गए हैं कि हिंदुस्तान का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा। हालांकि आम इंतखाबात में अभी भी वक्त है। साथ ही आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे मुल्क के सियासतदान लीडरान सियासत में नए आयाम जो है या नए मयार वो पैदा करेंगे या कुछ नई मिसालें जो है वो आने वाली सियासत के लिए वो कुछ बनाएंगे। इस पर बात करेंगे और कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ हैं फिरोज बख्त अहमद साहब, आपका इस्तकबाल है। आप जो है वो हमेशा ही सियासत के ऊपर भी लिखते रहते हैं और पैनी नजर रखते हैं और आप पार्टी जो है उसके आप लीडर हैं। इस्तकबाल है आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं मिर्जा जावेद अली साहब, आपका ताल्लुक कांग्रेस से है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इनके अलावा अब्दुल रशीद अंसारी साहब हैं, बीजेपी लीडर हैं आप। और हर बार की तरह ऑडियंस के दरमियान भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान मोहम्मद सगीर नज़्म साहब, आप सोशल वर्कर हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका भी हम तारुफ जरूर कराएंगे और सबसे पहले आपके पास ही आएंगे क्योंकि आपकी पार्टी जो है वो दिल्ली में अपनी हुकूमत बना चुकी है। क्या लगता है आपको, हम बात कर रहे हैं कि मुल्क का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा। वक्त है अभी आम इंतखाबात में, लेकिन लोगों के अंदर जो है ये उनके जहनों में ये सवाल जो है अभी से उठना शुरू हो गए हैं कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने जा रहा है। मैं क्या सोच रहा हूं, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मतलब इसमें कांग्रेस कहीं नहीं है। सुनिए मैं बात पूरी कर लूं। मैं राहुल गांधी साहब को इसलिए नहीं ला रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी साहब को तो मेरे ख्याल से हमारी पार्टी के जो है कुमार विश्वास ही संभाल लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो उस लेवल पर पहुंचेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर लेवल के कैंडिडेट में। दूसरी बात, 10 साल से वो पॉलिटिक्स में हैं, उनको अच्छा खासा मौका मिला है, यंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मेच्योरिटी उनके अंदर आनी चाहिए थी। कांग्रेस इतनी पुरानी तारीख है, 1885 से मैदान में है, बड़े बड़े लीडर्स के हुए, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन वो मेच्योरिटी, वो रिफ्लेक्शन जो राहुल जी के अंदर आनी थी। तो मैं समझता हूं अगला जो इलेक्शन है, और आप देखिए अरविंद केजरीवाल को देखिए, बहुत बड़ी खूबी के साथ वो मुकाबला करेंगे मोदी जी का। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? बहुत माजरत के साथ बड़ा मेजर रोल रहेगा, बड़ा मेजर रोल रहेगा। और जून में पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनता है, मोदी या केजरीवाल। बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं बहुत अदब के साथ, क्योंकि फिरोज भाई बहुत बड़े हैं मेरे से और ज्यादा मालूमात भी रखते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया नया मसला आया तो इसलिए आप उस चीज को जोश के साथ कह रहे हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि हिंदुस्तान कितना बड़ा जगह है और उसके अंदर कितने दूसरी दुश्वारियां हैं। ये एक छोटा सा दिल्ली था, यहाँ आपने एक एनजीओ के जरिए काम किया, यहाँ आपने वॉलंटियर्स को बुला के पेड करके उनको काम किया और लोगों के बीच में जाके अपनी बातों कहा, हम उसको मानते हैं। और आप मेच्योरिटी का सवाल, तो ये केजरीवाल जी कितने मेच्योर हैं, वो जो भी कहिए आप, वो आप लोग कह रहे हैं कि अपनी नौकरियां छोड़ करके आए थे, खुद आपका मसला है, वो खुलकर आया, वो ये आपको जानते हो और हमें भी पता है कि क्या चीज रही है। और जो आप अपनी बात कर रहे हैं कि मोदी वर्सेस है ना आपके बीच में रहे, केजरीवाल जी के बीच में, तो हम मालूम है हमारे को कि आप बीजेपी की बी टीम हो, आप उसका वर्क ही करते हो। वो चीज आपने दिल्ली में भी दिखाई है। आप बीच में नहीं, आप बीच में मतलब आप हमें बीजेपी मैं कह रहा हूं, मैं आपको मिसाल अच्छा ये क्या है, मैं आपको संबंध होने वाली बात है, मैं आपको इसकी मिसाल बता देता हूँ। अगर आपको लग रहा था कि दिल्ली के अंदर के है ना बीजेपी के बड़े लीडरों के खिलाफ हमारे को किसी कैंडिडेट को खड़ा करना था, तो कुमार विश्वास जिसको आप कह रहे हैं उसने दिल्ली के अंदर अपना नाम वापस लिया। रशीद साहब, इनको जो है यानी आप पार्टी को, कई बार तो लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, कई बार लोग कहते हैं कांग्रेस की बी पार्टी है, ये इनकी प्रॉब्लम है, ये सॉर्ट आउट जो है उसको करेंगे, इनको बताना होगा। आपको क्या लगता है, हम बात करें कि
2014 के आम इंतखाबात होने हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा है। क्या लगता है आपको हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं, और ऐसे में आपको लगता है कि जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला आपके मुताबिक, जैसे आप पार्टी वाले कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट गोवा के अपने इजलास में ऐलान कर दिया, पब्लिक को बता दिया, और हमने नरेंद्र मोदी जी का इंतखाब करके अवाम को ये भी बता दिया कि हम अगली सरकार देश को जो देने वाले हैं उसका लीडर हमारा ये है। देखने वाली बात यह है कि हमसे बहुत पुरानी 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या कोई दीगर और पार्टी हो, वो अभी तक ये करेज नहीं पैदा कर पाई कि अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। हम तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में चाहते हैं कि वो भी अपने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी टेनिस की टीम जाती है, हम बताते हैं हमारी ये खिलाड़ी हैं। कांग्रेस के अंदर जीत कर एमपीज आएंगे, वो अपने बीच में से अपना नेता चुनेंगे और उसी की लेकिन पहले नाम बताना पड़ता है ना लोगों को कि भाई जिसके ऊपर यकीन करें लोग। लीडरशिप है, राहुल जी फिजल लेके आए हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में या तो अपना खाता नहीं खोलेगी या 4-5 सीटें दे रहे थे, 10 सीटें दे रहे थे। आप देख लीजिए सरकार बना ली, इंशाल्लाह हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होगा। कोई पता नहीं कि आगे जो सरकार बने हिंदुस्तान में, लेकिन ये आम आदमी की सरकार आए, कांग्रेस ने समर्थन ही नहीं लेना चाहिए था। ये अजीब इत्तेफाक है। समर्थन आपने जबरदस्ती हमें दिया है, इसलिए कि आप हमें आपके एक नेता ने कहा हमें निपटाना चाहते हैं, जावेद साहब आपने इसलिए हिमायत करी है। अच्छा बात यह है आपने बदले की, ठीक है, लेकिन भाई आपकी पार्टी ने बदले की नियत से, जावेद साहब ये अजीब इत्तेफाक है कि अगर ये सरकार बनाए तो मुसीबत, नहीं बना तो मुसीबत। अजीब बात है। हमारा स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लियर रहा। पहले दिन के इंटरव्यू में हमारे सीएम के कैंडिडेट डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल साफ कहा कि मेरे पास, अंसारी साहब जी, मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है हाउस के अंदर, मुझे ऑफर जरूर है, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा कर सकता हूं, मगर मेरे पास वे आउट नहीं है। क्यों? कि उन्हें मालूम था कि वो दूसरा रास्ता भारतीय जनता पार्टी और वो खुद नहीं अपना सकते जो मुल्क की दीगर पार्टियों का कल्चर रहा है। अब्दुल रशीद साहब कि हमें देख के कहीं ना कहीं क्लेंजिंग इफेक्ट इनके अंदर आया है और ईमानदारी का असर पड़ा है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली के अपने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट को भी बदला है और बहुत सी चीजें वो कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी कर रही है। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नकल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे सीख राह पर आप कह रहे हैं, आपकी राह पर चलने की बात कर रहे हैं। अच्छा मैसेज जिन्होंने हमसे लिया है। माजरत के साथ एक छोटी सी बात कह दूं इसी में जोड़ते हुए आपकी बात में कि हम तो आपसे पहले सियासी स्टेज पर थे, तो आपको देखकर हमारी चाल कैसे बदलेगी? हमारी तो अपनी चाल है, वो चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं आप, लेकिन कई बार जो है नौजवान तबका हमारे पीढ़ी जो है वो सबक दे जाती है कई बार। जो पसंद किया आपने एप्रिशिएट कैंडिडेट बदला नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। अच्छा ठीक है, ये अलग मौजू है, एक अलग बात है, ये नहीं। अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, आपने कहा हम किसी नहीं, हमारे सब लोग ईमानदार हैं। अभी वापस आते हैं आपके पास। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप जो है वो पब्लिक के बीच में बैठे हुए हैं, पब्लिक की नब्ज को कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, इन लोगों की अपनी बातें हैं, ये सियासतदान हैं, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान का वजीर आजम जो है वो कौन बनेगा और कैसा होना चाहिए? बेसिकली सवाल ये। लोकसभा जो 14 का होने वाला है उसका जो स्टेटस है, बीजेपी नो डाउट नॉर्थ इंडिया में जो बहुत तेजी से जो है फ्लोरिश कर रहा है, लेकिन उसको बंगाल में एक सीट है अभी 42 में, वो भी एक सीट जो है इस बार लूज कर जाएगी। रही बात उधर तमिलनाडु में, वहां एकदम आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन तक भी नहीं है। आंध्रा में हो सकता है इस बार अगर टीडीपीसी से अलायंस कर लेते हैं तो 3 सीट, तो बीजेपी बहुत अच्छे सीट जो अगर लेकर के आती है तो हार्डली जो है 140 से 180 के बीच में, ऐसे सिचुएशन में रीजनल पार्टी जो है बहुत ही तेजी से अच्छे सीट लेकर के इमर्ज करेगी और इस रीजनल पार्टी में किसी पे कंसेस बन करके वही प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें कोई भी बन सकता है, लेकिन वो रीजनल पार्टी का होगा। कांग्रेस की स्थिति जो है, जो अभी जो पूरे देश में जो चल रहा है कि 100 क्रॉस करना, 3 डिजिट में आना भी इस बार हो सकता है टफ हो जाए। क्या आपका हरियाणा जो है, एक राय दूं मैं आपको? हाँ, सवाल आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा, एक राय मैं देता हूँ आपको। बहुत ही हकीर से राय है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं आपके स्टूडियो में, जनता के लोग हैं, पब्लिक के लोग हैं, आप इनसे हाथ खड़ा करवा लीजिए, कितने मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं,
कितने केजरीवाल साहब को और कितने चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर लेकिन ये लोग सब लोग ये मतलब जो है कुछ नहीं होने वाला है, ये मैंडेट नहीं हो सकता नहीं, और ठीक है मैंडेट नहीं हो सकता, लेकिन है तो नहीं, लेकिन जैसे इनकी बात से ये लग रहा है को ये लोग रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं। सिलसिला पीटी करवाते करवाते थक गए जी, ठीक है, मैं एक शेर से पूरा हड़ताल कर दूं, इब्तिदाए इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज इन्होंने, बिल्कुल आप चूंकि तजुर्बेकार जो है वो सियासतदान है, आपको क्या लगता है, इन्होंने एक इशारा किया है कि बीजेपी बड़ी पार्टी होगी, कांग्रेस जो है वो शायद जो है वो सिमट जाए 100 से पहले ही, जैसा ये इशारा कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो खरीद फरोख्त का सिलसिला है, हालांकि ये बहुत जल्द हो जाएगा, ये कहना इस बार भी होगा इलेक्शन में क्या? नहीं, कतई नहीं, बीजेपी की तरफ से कतई नहीं होगा। हमारा टारगेट 272 प्लस सीट्स हासिल करने का है। इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा, उनका टारगेट है, हमारा टारगेट है। टारगेट से दो सीट्स कम हो सकती हैं, 2 सीट ज्यादा हो सकती हैं, वो तो एक टारगेट है। उसके अलावा कम्युनल माइंड पे जो टारगेट होगा कभी पूरा नहीं हो सकता खुर्शीद भाई, क्योंकि ये जो है कुछ लोगों को छोड़ करके चाहते हैं कि हम कम्युनली जो है अपने मूवमेंट को लेके चलें, कुछ लोगों को छोड़ दें, कुछ को लें, ऐसा नहीं। हिंदुस्तान जो एक सेकुलर मुल्क है और सेकुलर वाद सरकार ही यहाँ पे बनेगी, सबको साथ लेके बनेगी। ये नहीं कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी को लेकर के कहेंगे जी मैं उसी कम्युनिटी से 272 सीट ले आऊंगा। हर कम्युनिटी की हर जगह बात है, लिहाजा सबको साथ लेके चलेंगे मोदी जी, तब तो कुछ मतलब कहा जा सकता है, लेकिन अदरवाइज इम्पॉसिबल है। 272 तो आप छोड़िए, 150 के ऊपर चले जाएं तो बड़ी बात है जी। इस देश के अंदर हम सब ने देखा है, एक दौर ऐसा आया था जो कम्युनलिज्म का एक उरूज था। उस दौर के अंदर जाने के बाद, उस चीज के अंदर यात्राएं निकालने के बाद भी बीजेपी कभी भी उस चीज को 180 भी क्रॉस नहीं कर पाई। लेकिन वक्त बदला है, आप ये भी तो देखिए, वक्त बदला है। इस देश का नेचर, जो सेकुलरिज्म की बुनियाद जिसके ऊपर खड़ा है मुल्क, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बुनियाद है हमारी। आज भी 80% से ज्यादा इस मुल्क का आवाम इन मसलों में नहीं पड़ना चाहता। वो देश की तरक्की के लिए एक सर्कुलर और मजबूत गवर्नमेंट चाहता है, और उसने हमेशा वो विश्वास कांग्रेस में जताया है, हमेशा पूर्ण बहुमत दिया है, और ऐसा बहुमत दिया है जिसके अंदर कांग्रेस ने पूरी गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेंगे। हमारा मिसाइल में आज हम बात करें कि हिंदुस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा और कैसा होगा, इसी पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हिंदुस्तान का अगला वजीर आजम कैसा होगा, कौन होगा, और वो दिखने में या फिर जो कहा जाए उसका हिंदुस्तान के लोगों के साथ रवैया कैसा होगा, क्या पॉलिसीज होंगी, इस पर हम बात कर रहे हैं। कई अहम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और जावेद साहब, ये सवाल आपसे जो है जरूर बनता है, क्योंकि बीजेपी ने जो है अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बता दिया है कि ये है, सब लोगों के सामने है, और उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। लेकिन कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, लीडर्स की कमी नहीं है वहां पर, उसके बाद भी क्या वजह है, क्यों झिझक है अभी तक?
क्यों जो है नाम नहीं आ रहा लोगों के नहीं है, ये हमारा हमेशा कांग्रेस का ही रहा है दस्तूर कि जो भी कुछ रहा है तो जो लोग जीत कर आते हैं, जो उसमें पार्लियामेंट में आएंगे, वो एमपी सब बैठ के अपना लीडर उसमें से चुनते हैं। ये हमेशा से होता रहा है। कांग्रेस ने कभी भी किसी को पहले प्रोजेक्ट नहीं किया है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस आला हमेशा कमान से नहीं, हाईकमान कुछ नहीं, हाईकमान को तो मौका मिला तब भी हाईकमान नहीं बने। सोनिया जी ने जितना बड़ा बलिदान दिया था उस टाइम पे, जबकि पूरी का पूरा देश चाहता था कि वो प्राइम मिनिस्टर बने और पूरे देश की भागदौड़ संभाले, उन्हें तब भी नहीं बनी। उन्होंने तब भी ये कहा कि नहीं, जो चीज है ना जरूरत है इस देश को, उसी हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को दिया। 2004 में जब मनमोहन सिंह जी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद 2009 में जब हम लोग दोबारा गए इलेक्शन में, तो पूरा बहुमत कांग्रेस को दिया गया, लोगों ने दिया। और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उनके प्रोग्राम थे, उनकी जो पॉलिसीज थी, उनको लोगों ने सराहा। और आज वो सारे प्रोग्राम आप देखिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं आ रहे हैं, चाहे वो मनरेगा हो या आरटीआई हो, जब चीजें दी गई हैं। ये बात तो मानेंगे 2009 के बाद जो है करप्शन के जिस तरह के वाकयात जो है सामने आए हैं, जिस तरह के जो है बातें सामने आई हैं, करप्शन हुआ है, सब लोग ये मान रहे हैं। हर जगह आप एक बात बताइए, आज एक बात, नेशनल जितने प्रोग्राम्स आए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ऐसा नहीं है। आप इनएक्टिवेशन, आप ये सब बातें बाहर बैठ के कर सकते हैं, जब आप करने पे खड़े होंगे तब आपको महसूस होगा क्या चीज होती है और किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। अंसारी साहब, बीजेपी जो है वो मोदी को प्रोजेक्ट कर चुकी है। जी हाँ, और कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल कहीं ना कहीं होगा। जी, कई सारे लोग ऐसे सवाल उठते हैं कि गुजरात मॉडल है क्या, तरक्की हो ही रही है या सिर्फ दिख रही है या सिर्फ बातें हो रही हैं? गुजरात में तरक्की हो रही है। गुजरात के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान के सरमाएकार का नहीं, बैरूनी सरमाएकार जो हैं, खासतौर से एनआरआईज हमारे जो हैं, उनकी सरमाएकारी बढ़ रही है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी तरक्की हुई है देश के इतिहास में कभी किसी स्टेट में नहीं हुई। नहीं, ये मेरा एक चीज और भी तो माननी पड़ेगी, छोटी बात नहीं है, इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसे और आगे बढ़ाते हैं हम। बीमारू स्टेट था वो काफी बेहतर है। गुजरात तो शुरू से अच्छा चल रहा है। ताली बजाइए, वहाँ भी बीजेपी। मोदी साहब ने कोई खास काम नहीं किया है। गुजरात ये बिल्कुल सही है। ताली शिवराज सिंह चौहान के लिए भी बजेगी, ताली मोदी जी के लिए भी बजेगी, डॉक्टर रमन सिंह के लिए भी बजेगी, और बहुत जल्दी डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए भी बजेगी। बहुत जल्दी जी। इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ होने वाला है? गड़बड़ नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन हमारे डेमोक्रेसी नहीं होगी। हमारे जितने भी लोग हैं जो चुन के आए हैं, 28 लोग आए हैं, उनका जो कल्चर है वो ईमानदारी का कल्चर है। अब तक आपने देख लिया होगा, बिल्कुल पता चलेगा, मुझे पता है, पता चलेगा। बीजेपी से आए हुए 5 4 कॉर्पोरेटर कल्चर है। अगर आप मैंने कहा ए और बी टीम, मैंने कहीं बुनियाद पे कहा है। लेकिन साहब ये बात तो आप भी मानेंगे कि बहुत सारे कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लीडरान हैं जो बीजेपी से आए हैं और शिवसेना से भी जो है मुंबई से ही आए हुए हैं। सबको पता शिवसेना से कौन आए हैं? नहीं, शिवसेना से आए, लेकिन कब आए और उनको कितने साल पार्टी के अंदर वर्क करना पड़ा? 12 साल हो गए उनको कितने साल पार्टी में रह के वर्क करना पड़ा? नहीं, आते उनको पार्लियामेंट लड़ाई, आते ही उन्हें पार्लियामेंट लड़ाई है। 5 साल उन्होंने कांग्रेस के अंदर अपना काम किया, संगठन में रह के काम किया, उसके बाद जाके इलेक्शन लड़े। मुझे भी अच्छी तरह इल्म है, संजय निरुपम जी की बात उन्हीं की बात अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है 5 साल संगठन में काम करा, उसके बाद उनको कहीं ना शुद्धिकरण कराते हैं पहले। नहीं, शुद्धिकरण की बात नहीं है। अगर आप किसी आइडियोलॉजी को मानने के लिए तैयार हैं तो उस आइडियोलॉजी के लिए आने के लिए आपको करिए। हमने रशीद मसूद साहब को भी लेकर आए, बिल्कुल ठीक है, और वो पार्टी से भी ये दोहरे में वही मैं कह रहा हूँ कि पार्टी बदलते ही क्या विचारधारा इतनी वही मैं कह रहा हूँ। मेरा लफ्ज यही था कि ये दोहरे में आर की सियासत है। जिस दोनों पार्टियां जो है ना, जिस दिन अब्दुल रशीद साहब, ये कांग्रेस और बीजेपी और इसके अलावा जो दूसरी पार्टियां यूपी में सपा बसपा राजनीति करते हैं, ये सर्टिफिकेट देश का आवाम देगा, आप और मैं नहीं। मैं सवाल कर लेता हूँ, मैं आपने कल ही ज्वाइन कराया तो बिहार में हम आएंगे, गुजरात में भी हम आएंगे, आंध्र में भी हम आएंगे। अभी देखिए तो थोड़ा 6 महीने गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे। कई सारे लोग जो है वो मोदी साहब जो है आपके जो कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर के, उनकी सेकुलरिज्म के ऊपर, उनकी इमेज के ऊपर कई लोग सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये सब लोगों को साथ लेकर नहीं चलते, उनकी सोच वैसी नहीं है, सेकुलर जो है, जो एक माइंड होना चाहिए वैसा उनका नहीं है। आपको लगता है कि जब आप एक अलग विचारधारा लेकर के चलते हो, एक अलग सोच लेकर के चलते हो, या फिर यूं कहा जाए कि एक तबके को छोड़ करके चलते हो एक साइड, तो क्या सब लोगों के साथ इंसाफ होना मुमकिन है? फिर ये गलत फहमी है और इसमें बड़ा हाथ हमारे कांग्रेसी दोस्तों का है और उन सियासी जमातों का है जो बीजेपी से खाइफ हैं, नरेंद्र मोदी से खाइफ हैं। देखिए, जब गुजरात के अंदर सड़क बनती है तो उस पर यह नहीं लिखा होता बोर्ड कि यहां से सिर्फ हिंदू की गाड़ी गुजरेगी,
जब वहाँ पर बिजली की सप्लाई 24 घंटे होती है। एक मिनट लगेगा ना अपनी बात। हम भी वही कह रहे हैं, हिंदुस्तान का दस्तूर सबके लिए बना, बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप बात को ही आगे बढ़ा। मुझे बताइए, अच्छा मुझे बताइए गुजरात के अंदर कितने मुसलमानों को फायदा पहुंचाया आप?